नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, जैसे कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था धातु तथा अधातु। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था धातुओं के निष्कर्षण के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ धातुएं आपकी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। इनको अलग अलग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, निष्कर्षित करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि कुछ धातुएं जो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे आपके सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये आपके मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दूसरा हमने देखा कुछ धातुएं आपकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो जो आपकी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब हमने इन धातुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इनका निष्कर्षण पढ़ा था, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको हम गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सिनेबार जो कि मरकरी का अयस्क है, तो आपके मरकरी सल्फाइड, इसको जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको मिलता है। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आपने और ज़्यादा गर्म किया तो आपको क्या मिल गई, मरकरी यानी कि पारा मिल गया। तो ये क्या हुई, आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने की, निष्कर्षित करने की विधि। दूसरा हमने देखा था मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कैसे निष्कर्षित किया था। तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है या कार्बोनेट की फॉर्म में। सल्फाइड वाली धातुओं को अपन जो है भर्जन विधि के द्वारा, कार्बोनेट वाली को निस्तापन विधि के द्वारा। भर्जन विधि में क्या होता है कि जो आपके सल्फाइड अयस्क है उनको वायु की उपस्थिति में और ताप की उपस्थिति में, अधिक ताप और अधिक वायु में जो है उनको प्राप्त किया जाता है। इनको क्या करते हैं, जो सल्फाइड अयस्क है इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से जो है धातु प्राप्त करना ईजी होता है, इसलिए। तो ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद जो है इसमें अपचायक मिलाया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर आपको जो है धातु प्राप्त हो जाती है। निस्तापन विधि के द्वारा जो है कार्बोनेट अयस्कों से ऑक्साइड अयस्कों में बदला जाता है, और ऑक्साइड अयस्क में बदलने के बाद जो है इसमें अपचायक डालते हैं और अपन को जो धातु है वो प्राप्त हो जाती है। अब आपके इस प्रक्रिया के लिए, यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में जो आप अपचायक डालते हैं, इसकी जगह हम विस्थापन जो अभिक्रिया है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन बस इस अभिक्रिया में इतना ध्यान रखना है कि जो अपन दूसरी धातु लेते हैं वो उस यौगिक में उपस्थित धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा था थर्मिट अभिक्रिया। तो आपकी जो रेल की पटरियाँ वगैरह हैं, इनको सुधारने के लिए इस थर्मिट अभिक्रिया का यूज़ किया जाता है। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनको आप किस तरीके से निष्कर्षित करते हो। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? जैसे आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या होती हैं, आपकी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो आप क्या करते हो, इनका क्लोराइड सोल्यूशन बना लेते हो। क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी जो धातु है उसको क्लोरीन के साथ मिला के उसका एक विलयन बना लिया। जैसे मैंने जो है सोडियम का बना लिया, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, इसका विलयन हो गया। जैसे मेरे पास क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का सॉल्यूशन बना लिया। इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इनका मैं क्लोराइड विलयन बना लेती हूँ। इसके बाद इनको जो है अपन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, इनको निष्कर्षित करते हैं। विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है आपकी, हमने पढ़ा था ना, देखो याद है आपको, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं अपन, कि विद्युत अपघटन में अपन 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक होती है आपकी कैथोड और एक होती है आपकी एनोड। ठीक है, आपने क्या किया, मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है, देखो यहीं पे समझा देती हूँ इसको हटा के। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई पात्र है, उसमें मैंने क्या भर लिया, उसके अंदर भर लिया NaCl का सॉल्यूशन।
यानी कि मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, अधिक अभिक्रियाशील धातु का क्लोराइड विलयन, है कि नहीं। अब मैंने लगा दी इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड होती है आपकी कैथोड और दूसरी जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है वो होती है आपकी एनोड, ठीक है। कैथोड जो होती है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जिस पे नेगेटिव है उस पे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव वाली चीज जाएगी, और जो आपकी पॉजिटिव वाली है उस पे क्या जाएगी, नेगेटिव वाली चीज जाएगी। यानी कि इस पे तो जाएगा Na और इस पे जाएगा अपना क्या, Cl, ठीक है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब इनको जो है इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे आपके क्या होता है कि ये अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स पर जाने लगती है और इस तरीके से धातु जो है वो अपन को प्राप्त हो जाती है। देखिए इधर कि आपकी जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो कैथोड पर तो अपन को क्या मिल जाती है, धातु मिल जाती है, और एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। देखो इसको इस तरीके से समझो, ये मेरे पास क्या है, एक पात्र है, इसमें मैंने लगा दी क्या, 2 इलेक्ट्रोड्स। ये वाली क्या है आपकी कैथोड है, जिस पर आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पर और आपके पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पर। इसमें मैंने ले लिया किसका विलयन, क्लोराइड विलयन ले लिया धातु का, मान लीजिए NaCl। अब इसको मैंने जो है जोड़ दिया एक बैटरी से, किससे, एक बैटरी से जो है मैंने इसको जोड़ दिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इसका जो विलयन है ये अपने आयनों में टूटेगा, आयनों में विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ये विभाजित हो जाता है Na+ में और Cl- में। अब ये जो प्लस वाला है वो किसकी साइड अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की साइड। यानी कि ये जो आपकी धातु है सोडियम वो किस पर जाएगी, इस कैथोड पर चली जाएगी। यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि आपके एनोड पर जाएगी। तो इस तरीके से एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर आपको क्या मिल जाती है, धातु का निक्षेपण हो जाता है, किस पर, कैथोड पर। तो इस तरीके से विद्युत जो है अपघटन विधि के द्वारा हम अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। पहली चीज तो ये कि अपना धातुओं का निष्कर्षण कंप्लीट हो चुका है, हमने निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त कर लिया, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त कर लिया और हमने उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त कर लिया। अब जो आपको धातु मिली है क्या वो एकदम शुद्ध रूप में है, क्या उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जो धातु हम प्राप्त करते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि जो है वो रह जाती है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए और एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका परिष्करण करते हैं। परिष्करण का मतलब होता है अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्य हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि आपकी क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। आ गई बात समझ में। और इस किस विधि के द्वारा अपघटनीय परिष्करण किया जाता है, यानी कि वही आपका जो वैद्युत अपघटन है इसके अंदर किया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है, इसी तरीके से आपकी 2 इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती हैं, जिसमें आपकी एक होती है कैथोड और एक होती है आपकी एनोड। जो आपकी कैथोड होती है ना उस पे आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती है, यानी कि कैथोड को बनाया जाता है धातु प्राप्त करने के लिए और एनोड जो है उसको बनाया जाता है, गंदगी जो है इस एनोड के नीचे जमा हो जाती है। जैसे आपने कोई भी धातु है उसका विलयन इसमें डाल दिया, ठीक है, क्या कर दिया, उसका विलयन जो है इसमें लवण विलयन उसका इसमें डाल दिया। जैसे मान लो कि जो है तुमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, यानी कि किसी भी XY धातु है उसका आपने जो है लवणीय सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। अब आपने क्या देखा कि जब आपने इसको बैटरी से जोड़ा तो आपके ये जो है ये इस पे क्या हो गया, बैटरी से जोड़ने पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आपका क्या होता है कि इसमें ये जो आपकी धातु है वो तो कैथोड पर आ जाएगी, कैथोड पर जमा होने लग जाएगी तो अपन को धातु प्राप्त हो जाएगी। गंदगी जो है इस एनोड के नीचे इस तरीके से तली में इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो गंदगी कहाँ आ गई, एनोड के नीचे आ गई, और शुद्ध धातु अपन को कहाँ मिल गई, कैथोड पर मिल गई। देखिए, अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु को की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। तो ये आपकी कैथोड है और ये आपकी एनोड है। धातु का लवण विलयन को अपघटन की तरह काम में लिया जाता है। इसके बाद धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर तो आपको स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु आपको विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाती है। तो आपकी शुद्ध धातु कहाँ पर मिल जाएगी, आपको इस कैथोड पर मिल जाएगी। ठीक है, और विलेय अशुद्धियां विलयन में नीचे चली जाती है। इस तरीके से एनोड के नीचे जो है अशुद्धियां आपकी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिन्हें अपन कहते हैं एनोड पंख। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपने कैथोड और एनोड बनाकर, कैथोड को तो शुद्ध धातु और एनोड को अशुद्ध धातु से बनाया। अब आपके जो है इनका क्या ले लिया, लवणीय विलयन लिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। तो आपकी जो अशुद्धियां हैं वो आपके एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिन्हें अपन एनोड पंख कहते हैं, और धातु इस कैथोड पर चली जाती है। तो आपके जो धातु है वो आपको कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपके जो है किसका डायग्राम है, ये धातुओं के परिष्करण के लिए जो है विधि, कौन सी, वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, जिसमें आपके ये कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपके एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, इस कैथोड को तो बनाया शुद्ध धातु का और इस एनोड को बनाया अशुद्ध धातु का। इसमें लवणीय विलयन डाल दिया, किसका, कॉपर सल्फेट का। अब इसमें कॉपर सल्फेट का क्या है, लवणीय विलयन है। इसमें जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो आपके जो कॉपर है वो कहाँ पर, इस कैथोड पर जमा होता गया, और जो गंदगियां हैं वो इसके नीचे तली में जमा हो गई एनोड के, उसे अपन ने क्या कह दिया, एनोड पंख कह दिया। तो इस तरीके से कैथोड पर अपन को शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। आ गई नहीं आ गई बात समझ में? तो ये हुआ आपका धातुओं का निष्कर्षण और परिष्करण। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो आपकी बुक में दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, उनको अपन कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहा जाता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो धातु जो है खराब होनी चालू हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे आपके लोहे पर जंग का लगना, क्या, लोहे पर जंग का लगना। अब कैसे लगती है लोहे पर जंग, जो आपका आयरन होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ, जो आपके पास आयरन है वो ऑक्सीजन और पानी यानी कि आर्द्रता के साथ रिएक्ट करके किसका निर्माण कर लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से लोहे का क्या हो गया, संक्षारण हो गया। ऐसे ही आपके जो सिल्वर है, चांदी है, वो अपने आसपास उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेती है और काली पड़ जाती है। तभी तो जो है चांदी को कॉटन के अंदर रखा जाता है। आपके जो कॉपर है वो अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेती है, तभी तो आपके कॉपर पे जो है ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, संक्षारण ही तो कहते हैं। तो देखो, खुली वायु में सिल्वर काली हो जाती है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। तभी तो आपकी मम्मी जो है चांदी के जेवरों को कॉटन में यानी कि रुई में लपेट के रखती है, जिससे वो सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं करे और काली नहीं पड़े। दूसरा इसका एग्जाम्पल, कॉपर पर वायु में हरे रंग की परत चढ़ जाती है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हरा पदार्थ कार्बोनेट बना लेता है, और इस तरीके से कॉपर जो है आपका ग्रीन कलर का दिखने लगता है, यानी कि इस पे ग्रीन लेयर चढ़ जाती है कॉपर की चीज़ों के ऊपर। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की वजह से। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, संक्षारण से बचाने के लिए देखो, जैसे आपके लोहा है,
उसको आप जंग से बचाने के लिए क्या करते हो कि उसके ऊपर पेंट कर देते हो। क्या कर देते हो? उसके ऊपर पेंट कर देते हो, जिससे वो जो है खराब नहीं हो। देखो, पेंट करके तेल लगाकर और या ग्रीस लगाकर या फिर आपके क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है, एनोडीकरण कर दिया जाता है, या आपके यशद लेपन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत जो है चढ़ा दी जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो धातुएं हैं उनको खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध लोहा जो है अत्यंत नरम होता है, इसीलिए जो है इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन 0.05% जो है कार्बन मिलाया जाता है। कुछ ये फैक्ट है जो आपके 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील, इसको किस किस से बनाया जाता है? तो आपके लोहा, निकल और क्रोमियम। इस पर जंग नहीं लगती है, यानी कि ये जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है इस पे जंग नहीं लगती है। और इसको किस से बनाया जाता है? आपको याद रखना है फेनिक्रो। फेनिक्रो ट्रिक है जिसमें आपको याद रखना है, फे से हो गया आपका Fe यानी कि आयरन, नी से आपका हो गया निकल और क्रो से आपका हो गया क्रोमियम। तो ये क्या हो गई? आयरन, निकल और क्रोमियम ने मिलकर आपके स्टेनलेस स्टील बना ली। ठीक है, ऐसे ही कुछ मिश्र धातु हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक ट्रिक बताऊंगी, उनसे आपको सारी मिश्र धातु याद हो जाएगी। देखिए, मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को अपन कहते हैं मिश्र धातु। जैसे कि पीतल, कांसा और सोल्डर। मिश्र धातु में अगर कोई एक धातु मरकरी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अब ये जो आपके मिश्र धातु है ये किस किस से मिलके बनी है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीतल मिश्र धातु की। कौन सी? पीतल मिश्र धातु की। फिर अपन बात करेंगे किसकी? कांसा की। और फिर बात करेंगे अपन सोल्डर की। देखो, ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक मैं इधर लिख देती हूँ और आपको ये ट्रिक जो है याद करनी है। पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं। पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। अब देखो, पिताजी से अपन को क्या बनाना है? पिताजी में सबसे पहले आपका आ रहा है पी। ठीक है, पिताजी में पी आ रहा है, ता आ रहा है और जी आ रहा है। तो पी से तो आपका बन गया क्या? पीतल। तो जो पीतल मिश्र धातु है वो आपकी बनी है ता से बन गया तांबा। ता से क्या बना? तांबा। और जी से आपका क्या बन गया? जिंक। तो जो आपकी पीतल मिश्र धातु है वो किस किस से मिलके बनी है? तांबा और जिंक से मिलके बनी है। पहली ट्रिक। अब देखिए, दूसरी आपकी आती है कांसा। तो आपकी जो कांसा मिश्र धातु है वो किस किस से मिलके बनी है? इसके लिए पहले ट्रिक लिखो, कांता आंटी। का से क्या बन गया आपका? कांसा। तो यानी कि कांसा मिश्र धातु जो है वो आपकी बनी है ता से यानी कि तांबा, और टी से आपका बन गया टिन। तो आपकी जो कांसा मिश्र धातु है वो मिलके बनी होती है तांबा और टिन से। तो आपकी दूसरी ट्रिक ये हो गई। तीसरी जो मिश्र धातु है वो हमने देखी कौन सी? सोल्डर। तो देखो, सोल्डर जो मिश्र धातु है वो किस किस से मिलके बनी होती है? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है आपकी? सोसाइटी। ठीक है, तो सो से क्या बना? सबसे पहले सोल्डर बना। सो से क्या बना? सोल्डर। सा से आपका क्या बना? सीसा बना। और टी से क्या बन गया? टिन बन गया। तो यानी कि आपके सोल्डर जो मिश्र धातु है वो सीसा और टिन से मिलके बनी है। तो आई कि नहीं आई बात समझ में? 3 मिश्र धातु फट से अपन को याद हो गई। सबसे पहले तो वो देखो, स्टेनलेस स्टील जो कि अपन इस्पात भी कहते हैं वो किस किस से मिलके बनी है? फेनिक्रो यानी कि Fe, निकल और आपके क्रोमियम से। इसके बाद हमने देखा पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं। तो पिताजी से आपकी पीतल मिश्र धातु जो कि तांबा और जिंक से मिलके बनी है। कांता आंटी तो कांसा मिश्र धातु आपके तांबा और टिन से मिलके बनी है।
तीसरी आपकी सोल्डर मिश्र धातु, तो सोसाइटी तो आपके सीसा और टिन से मिलके बनी होती है। कौन सी धातु? सोल्डर मिश्र धातु। आ गई बात समझ में? देखिए आगे। फिर जो है पीतल तांबा और जस्ता से मिलके जिंक, कांसा तांबा और टिन से मिलके, सोल्डर सीसा और टिन से मिलके बनी है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। किसका? सोल्डर का गलनांक जो है बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसका? सोल्डर मिश्र धातु का। तो ये हुई हमारी कुछ मिश्र धातुओं की बात। आई बात समझ में? चलिए अगला जो है हम देखते हैं कि आपके कुछ 2-4 फैक्ट जो आपके दिए हुए हैं बुक में। शुद्ध सोने को हम 24 कैरेट कहते हैं। आपने सुना होगा सब्जी मंडी में जो है आम बेचते टाइम भी ये लोग कहते हैं कि एकदम 24 कैरेट सोना है, एकदम 24 कैरेट सोना है। यानी कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट का सोना जो है वो काफ़ी नरम होता है, इसीलिए इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो जो आभूषण बनते हैं वो कितने सोने के? 22 कैरेट सोने के आभूषण बनते हैं। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का यूज होता है। 22 कैरेट सोना, 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग आपका तांबा या चांदी मिलाई जाती है उसमें, तब जाके इसके क्या बनते हैं? ऑर्नामेंट्स बनते हैं। और यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है ये धातु अधातु वाला चैप्टर। देखिए आज की इस क्लास में हमने पढ़ा सबसे पहले अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का जो निष्कर्षण है वो किया जाता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, जिसमें आपके जो धातु है उसका क्लोराइड विलयन लेते हैं और उनको जो है इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो आपके जो क्लोरीन गैस है वो मुक्त होती है एनोड पर और धातु आपको मिलती है कैथोड पर। इसके बाद जो है हमने देखा मिश्र धातुओं के बारे में। उससे पहले हमने देखा परिष्करण के बारे में। तो धातुएं जो है अपन को एकदम शुद्ध रूप में नहीं मिलती, तो वैद्युत अपघटन परिष्करण के द्वारा धातुओं का परिष्करण किया जाता है, जिसमें जो कैथोड है उसको तो बनाया जाता है धातु से और एनोड जो है उसको बनाया जाता है अशुद्ध धातु से। अब इसके विलयन में जब हम लवणीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपके अशुद्ध धातु विलयन में आ जाती है और फिर शुद्ध रूप में जो है वो कैथोड पर जमा होती जाती है। अशुद्धि जो है एनोड के नीचे जमा होती रहती है, जिसे अपन कहते हैं एनोड पंख। इस तरीके से धातुओं का परिष्करण किया जाता है। इसके बाद हमने देखा मिश्र धातुएं। तो मिश्र धातु आपके पीतल जो है किसके से मिलके? पिताजी, तो तांबा और जिंक से मिलके। कांसा मिश्र धातु आपके किस किस से बनती है? तो कांता आंटी, तांबा और टिन से मिलके। सोल्डर मिश्र धातु तो सोसाइटी तो सीसा और टिन से मिलके आपके सोल्डर मिश्र धातु बनती है। ये जो सोल्डर मिश्र धातु होती है इसका जो है विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो आपकी जो धातुएं हैं वो आर्द्रता यानी कि नमी और जो पानी है और वायु है उसके साथ रिएक्ट करके क्या करती है? अपने आप को खराब कर लेती है, यानी कि धातुएं खराब हो जाती हैं। इसे अपन कहते हैं संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग का लगना, चांदी जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके काली पड़ जाती है, तांबा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर की परत उस पर चढ़ जाती है। और इसके बाद लास्ट में हमने देखा जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नरम होता है, इससे आभूषण नहीं बना सकते, इसीलिए जो है इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।